तुम लोगों को कल दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी गई गजल के बारे में बताया गया था। आज भी गजल के ही बारे में बताऊंगा। दुष्यंत कुमार की जो गजल तुम लोगों के पाठ्यक्रम में दी गई है, उस गजल में शायर ने आजादी के बाद देश में उत्पन्न विषमता की ओर जिक्र किया है और पब्लिक की अकर्मण्यता, आलस और चेतनाहीनता की ओर संकेत किया है और उस पर व्यंग भी किया है। मूल रूप से शायर आम पब्लिक में अपने अधिकार की ओर जागरूक करते हुए उसके प्रति चेतना भरने की कोशिश की गई है। शायर ने ऐसी कोशिश की है। शायर का प्रयास है कि आजादी के बाद जो सपने हमने देखे वे सपने पूरे नहीं हुए, अधूरे रह गए और सरकार की उदासीनता और नागरिक की लापरवाही, इन दोनों पर कुठाराघात किया है शायर ने। शासन के प्रति क्या कहा है? शासन के बारे में शायर ने कहा कि आजादी के बाद जो भी सरकारें हमारे देश में आई, वे सरकारें नागरिक के प्रति ईमानदार नहीं रही। नागरिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो अधिकार मिलने चाहिए, जीवन स्तर जितना ऊंचा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। दूसरी तरफ नागरिक के लिए भी शायर ने कहा कि भारत का जो नागरिक है वह अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है, उसके अंदर क्रांति का भाव जल्दी जागृत नहीं होता, वह जैसे तैसे जिंदगी काट लेने का अभ्यासी होता है। भारत एक आस्तिक देश है, यहाँ ईश्वर की मान्यता है और यहाँ के गरीब लोग जो शोषित वर्ग है वो भगवान पर ही सब कुछ छोड़ देता है और जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार देता है। यह जो जीवन के प्रति उदासीनता है, लापरवाही है, तो शायर को यह लापरवाही अच्छी नहीं लगती। तो इस प्रकार से दुष्यंत कुमार ने सरकार और नागरिक इन दोनों की ओर इशारा किया है और दोनों को जो काम हैं उन्हें करने चाहिए, ऐसा संकेत किया है। मैं एक बार गजल को पढ़ता हूं ताकि पुनरावृत्ति हो सके। कहां तो तय था चिरागा हर एक शहर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए,
चिरागा कहा गया दीपक को, यहाँ बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है चिरागा। और नीचे की पंक्ति में कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दूसरी पंक्ति में जो चिराग शब्द आया है वह एक वचन, पहली पंक्ति में चिरागा बहुवचन और दूसरी पंक्ति में चिराग एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो शायर कहता है कि आजादी के बाद कहा हमने सपने देखे थे कि भारत के प्रत्येक घर में चिराग जलेगा, रोशनी होगी, जीवन में खुशहाली आएगी। लेकिन यहाँ तो यह देखा गया कि किसी भी घर में, किसी भी शहर में एक चिराग तक नहीं ढंग से जल सका। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। लोग नागरिक उब करके देश छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाने की बात करने लगता है। कब? जब साये में धूप लगती है, जब छांव में भी धूप का एहसास होता है, जब सरकार के सानिध्य में, सरकार के आश्रय में रहते हुए शोषण का शिकार हो जाना पड़ता है, अत्याचार का शिकार हो जाना पड़ता है, तब नागरिक को मजबूर हो करके वह देश छोड़कर भागना पड़ता है। तो भागने की मजबूरी की ओर शायर ने इशारा किया कि हमारा देश ऐसा देश हो गया कि आजादी के बाद जितना विकास करना चाहिए अपेक्षित विकास भी नहीं हो सका, और इस देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के जीवन स्तर भी ऊंचे नहीं हो सके, और यहाँ के नागरिक आज भी पलायन कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें शोषण का शिकार हो जाना पड़ रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें जीवन में किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है, इसलिए कहीं बेहतर जिंदगी जीने के लिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं लोग। तो कहता है दरख्तों के साये में, दरख्त कहते हैं पेड़ को, पेड़ की छांव में भी लोगों को धूप लगती है। यहाँ पेड़ की छांव का मतलब सरकार के आश्रय में, किसी कंपनी के सानिध्य में, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को और सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी को, अधिकारी को जो सुविधा मिलनी चाहिए वे अधिकारी सुविधाओं से वंचित हैं। कहता है न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। मतलब क्या कि किसी तरह से अपने जीवन के सफर को तय कर लेना चाहते हैं लोग। ठीक है। और फिर क्या कहा गया? खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। यहाँ पर खुदा की पर विश्वास करते हुए लोग अपने जीवन को खुदा पर सौंप देते हैं और जैसे तैसे जिंदगी गुजार देते हैं, और खुदा पर अपनी जिंदगी को सौंपने के बाद हसीन सपने देखने लगते हैं, और हसीन सपने देखते देखते उनकी जिंदगी कट जाती है। वे मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। इस प्रकार अब शायर कहता है कि यहाँ के नागरिक को इस बात का विश्वास हो जाता है कि यहाँ की कंपनी, यहाँ के अधिकारी, यहाँ की सरकार कठोर दिल की होती है और पिघल नहीं सकती सरकार। लेकिन कवि का विश्वास है, कहता है कि ऐसा सोचना किसी भी नागरिक के लिए मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। यहाँ तो पत्थर दिल को भी पिघलाने की शक्ति लोगों में है। और कवि चाहता है, कहता है मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। कवि कहता है कि मैं चाहता हूँ कि
यहाँ की पब्लिक जो है वो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करे और उसकी आवाज में असर हो, और कभी जो है इसकी ओर से सरकार के प्रति, नागरिक की ओर से सरकार के प्रति आवाज बुलंद करने की कोशिश करता है। कभी कहता है तेरा निजाम है सिलते जुबान शायर की। कभी कभी होता क्या है, निजाम कहते शासन को, कभी कभी ऐसी सरकार आ जाती है कि सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर सरकार आवाज को दबाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो कभी कहता है कि मेरी भी आवाज को दबा दो। ठीक है, दबाने से कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। कहता है तेरा निजाम है, तुम्हारी सरकार है, तुम जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आवाज को जितना भी दबाओ वो आवाज उतनी ही बुलंद होगी। कहता है ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तुम्हारी जो आदत है सरकार से, कभी कहता है कि तुम्हारी जो आदत है कुचलने की, आवाज दबाने की, तो लाख तुम कोशिश कर लो, लेकिन पब्लिक जो है तुम्हारे खिलाफ आवाज जरूर बुलंद करेगी। फिर शायर कहता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, और मैं तो गैर की गलियों में, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर एक फूल का नाम है जो शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। कभी कहता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। गुलमोहर के तले मतलब गुलमोहर कहा गया है एक फूलदार वृक्ष को। तो यहाँ फूलदार वृक्ष का क्या तात्पर्य है? शांति और सौंदर्य उसका अर्थ है। तो शायर कहता है कि मेरे जीवन का यही मकसद है कि मैं जिस देश में रहूं उस देश में हमेशा शांति कायम करूं और शांति का पक्षधर रहूं, और देश में सुंदरता कायम हो, यहाँ के लोग सुखी हो जाएं, संपन्न हो जाएं, इसका मैं पक्षधर हूं और आजीवन इसकी कोशिश करता रहूंगा। इसलिए कवि इच्छा व्यक्त करता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। और यह भी कहता है कि यदि मरूं भी तो दूसरे के लिए मरूं, और जीऊं तो भी दूसरे के लिए जीऊं। और कवि के जीवन का यही मकसद है।